एक नए क्लास में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है ये हिंदी भाषा का जो जैसे हिंदी भाषा का जो उद्गम होता है यानी कि उत्पत्ति एवं विकास। आप भी जानते हैं कि उत्पत्ति एवं विकास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब निभाता है आपके पेपर में। और इस पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। हो सकता है 3 भी देखने को मिल जाए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि ऑस्ट्रिक परिवार का प्रमुख भाषा है। पहले समझिएगा, जैसे ऑस्ट्रिक परिवार है, आपका ये भाषा परिवार से इतने रिलेटेड प्रश्न है, हम इसको अभी देखेंगे फिलहाल 5 प्रश्नों तक। तो ऑस्ट्रिक जो परिवार का प्रमुख भाषा जो था, जैसे जो ये आपका ऑस्ट्रिक परिवार का जो मुख्य भाषा था वो मुंडा था। क्या था? मुंडा। और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो मुंडा भाषा था वो ऑस्ट्रो एशियाई या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाई आप समझ रहे हैं, और ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो मुंडा है, जिसे मध्य एवं पूर्वी भारत में लगभग 90 लाख लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? मध्य और पूर्वी भारत में। मध्य और पूर्वी भारत में लगभग 90 लाख लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुंडा जो है वो झारखंड राज्य की प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रमुख जनजाति है कहाँ की? झारखंड की, उसका भी नाम है। जनजाति जो है, प्रमुख जनजाति है झारखंड की। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो मुंडा है वो प्रमुख जनजाति है। बाकी ऑस्ट्रिक परिवार प्रमुख भाषा जो है वो आपका मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? जो आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको द्रविड़ परिवार की भाषा बतानी है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। याद रखिए कौन सा? कन्नड़। इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ये जो कन्नड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा तो है ही, इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु और मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी? आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तमिल, तेलुगु और मलयालम। ठीक है, मलयालम। तो ये 3 भाषा जो और भी हैं जो द्रविड़ परिवार भाषा की मतलब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी मागधी जो मागधी आप पढ़ते हैं, मागधी अपभ्रंश, उससे विकसित भाषाएं हैं। कौन कौन सी? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। तो ये तो फिलहाल ये तीनों की मैं आपकी बात बता दिया। ये तीनों जो है आप किससे हैं? ये आपके मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। इसकी बात की जाए तो ये द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरे नंबर का। देखिए क्या कह रहा है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। और एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य यानी कि चीनी भाषा परिवार से। किससे है? चीनी भाषा परिवार से। याद रखिए किससे? चीनी भाषा परिवार से। देखिए चीनी एवं तिब्बत भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। क्या कहता है? जो चीनी और तिब्बत भाषा परिवार है उनको एकाक्षर परिवार की भाषा के नाम से भी जानते हैं। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह जो भाषा है, जो एकाक्षर परिवार है, वो उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र जो है वो चीन है, तिब्बत है एवं म्यांमार है। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, मैं लिख दे रहा हूं। चीन, तिब्बत और म्यांमार। आप चाहें तो देखिए म्यांमार, मैं यहाँ पे म्यांमार लिख रहा था, आप इसको म्यांमार नोट कर लीजिए। 3 जो भाषाएं हैं जो प्रमुख जो बोली जाती हैं इन जगहों पे बोली जाती हैं। और भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार को बोलने वाले लोग हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। और बात करें चौथे प्रश्न की, और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिएगा। क्लास अच्छा लगा प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट लगाता हूँ इसमें, इस क्लास को बनाने में। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो कन्नड़ है उसका किस भाषा परिवार से? तो कन्नड़ का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे है? आपको द्रविड़ भाषा परिवार से। ये मैं बता भी चुका हूँ दूसरे क्वेश्चन में, अगर आप देखे होंगे तो कन्नड़ आपको द्रविड़ परिवार से मिलेगा। और कन्नड़ जो है वो कहाँ का बोलता है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसके अलावा जो 3 है वो बोलती है। और कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। कहाँ की राजभाषा अगर आपसे पूछे तो आपको कन्नड़ के लिए कर्नाटक जो है वो आपको बताना पड़ेगा। कर्नाटक की जो है राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 5वां नंबर का है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन है शामी हामी, भारोपीय, ताकेसी, पापुई। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसको आपको सही जवाब देना है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। क्या है? हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। अब देखिए ये जो 6वां प्रश्न है ये आपका जो यहाँ से ये आप अगर समझना चाहें तो प्राचीन भारतीय, ठीक है, प्राचीन भारतीय
आर्य भाषा से रिलेटेड है ये प्रश्न। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से रिलेटेड है। इसको आप समझना चाहें समझ लीजिए यहाँ पे। देखिए दिया कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश आपकी प्राचीन है, बिल्कुल है। आपकी प्राकृत भी प्राचीन है, संस्कृत भी। लेकिन पंजाबी की बात करें तो पंजाबी जो है आपकी वो प्राचीन नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। देखिए प्राचीन जो पंजाबी है वो प्राचीन भाषा नहीं है, और ये तीनों आपकी प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का जो विकास है वो किससे हुआ है? आपको मैं बता दूं कि जो पंजाबी का जो विकास हुआ है, इसको आप नोट करिएगा, ये पैसाची से हुआ है। किससे हुआ है? पैसाची। किससे हुआ है? पैसाची। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि पंजाबी का भाषा का जो विकास हुआ किससे हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। और इसके लिए कौन सा लिपि है? इसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी। या देखिएगा कौन सी? गुरुमुखी। और तथा जो मांझी है, डोगरी है, दोआबी है, राठी है, आदि इसी की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? याद रखिए कौन कौन सी? माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो आप अभी जान रहे हैं कौन सी है? वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत। याद रखिएगा वैदिक संस्कृत। देखिए विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य भाषा। याद रखिएगा अगर आपसे आर्य भाषा पूछा जाए तो वैदिक संस्कृत टिक करिएगा, आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 8वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। देखिए अब यहाँ से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जो प्रश्न है उनको हम देखेंगे। फिलहाल एक ही प्रश्न है, इसको समझते हैं। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका काल पूछा गया, उसका समय पूछा गया है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मतलब लगभग लगभग 1500 साल तक जो है इसका जो समय था वो था। और कहां से? 500 ईसा पूर्व। याद रखिएगा ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक। 9वें की बात करें तो 9वां दिया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो ए हो जाएगा आपका संस्कृत, बी हो जाएगा पाली, सी हो जाएगा प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो है आपका वो है राइट हो जाएगा। यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। क्या था? अपभ्रंश रूप विद्यमान था। देखिए हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। तो अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर के कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आपके सामने अपभ्रंश है, अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि अपभ्रंश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है। ये सोरसैनी पे जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके सामने, उसको समझ लीजिएगा आप। फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, ये शोरशैनी जो होती है आपकी, ये उस भाषा से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो अब जब शोरशैनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आंख बंद करके आपको लगाना है शोरशैनी अपभ्रंश। क्या है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो शोरशैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी जो आधुनिक खड़ी बोली है इस समय वर्तमान में, की जो मूल उत्पत्ति है वो शोरशैनी अपभ्रंश से हुई है, यानी कि पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। और हिंदी के अंतर्गत उसकी ये रूप प्रचलित है। कौन कौन से? आप मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। कौन कौन सा? यहाँ देखिए मैं लिखते रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी हो गया आपका। फिर इसके अलावा आपका हो गया राजस्थानी। फिर इसके अलावा आपका हो गया कौन सा हो गया? इसके अलावा हो गया ये राजस्थानी हिंदी कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका पहाड़ी। ठीक है, जो पहाड़ी प्रदेश में बोले जाते हैं उन सभी का उत्पत्ति किससे माना जाता है? शोरशैनी अपभ्रंश से। अब बात करते हैं 12वें की। तो 12वां प्रश्न आपके सामने है कि खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली कहाँ से निकली है उसको आप बताना है। तो खड़ी बोली जो निकली है अभी इसके पहले मैं बताया हूँ कि पश्चिमी हिंदी से। क्या है? जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी से निकली है, यानी कि शोरशैनी अपभ्रंश से। और शोरशैनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये जान लीजिए। तो आपके आते हैं कौन कौन से? ब्रज, ब्रज भाषा आता है। कौन कौन सा आता है? ब्रज भाषा। खायो पियो गयो ऐसे जो भाषा होते हैं वो ये हो गया। फिर आपका हो गया कन्नौजी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बुंदेली हो गया। फिर कौन सा हो गया? फिर खड़ी बोली तो आप जानते ही हैं, इसको लिख ही लीजिए, खड़ी बोली। फिर
बांगरू हो गया, या देखिएगा बांगरू। फिर आपको अगर लिखना हो तो आप यहाँ लिखिए दक्किनी, क्या है, दक्खिनी, ठीक है। तो इतनी बोलियां जो हैं वो आपके कहाँ से हैं, जो पश्चिमी हिंदी अंतर्गत आते हैं, जो वो ये भाषाएं हैं। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, बांगरू और दक्खिनी है। बाकी अगर खड़ी बोली कहाँ से निकली है तो आपको हर हाल में आपका जवाब इसका होना चाहिए पश्चिमी हिंदी। जो बी ऑप्शन आपको दिया है, पश्चिमी हिंदी को हम सुरसैनी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें 13वें प्रश्न की, तो दिया है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि शोरसैनी से। किससे है? शोरसैनी से। बाकी देखिए सारी चीज मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जो डॉक्टर नरेंद्र एक अपनी पुस्तक लिखे थे डॉक्टर नरेंद्र ने, उस पुस्तक में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें लिखा इन्होंने कि हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो अपभ्रंश के शोरसैनी और अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। और अगर सच्चाई बात की जाए तो आप खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी जो है आपकी वो शोरसैनी है, तो आप शोरसैनी टिक करिए। बाकी मागधी के लिए बहुत कंफ्यूजन है, इसको आप मत ही देखिए, बेहतर है। और यूपीएसआई 2021 का पेपर जो हुआ था 2017 का, उसमें ये ए ही माना गया है, ए सही इसको माना गया है, तो इसमें आप बहुत डाउट मत रखिए अपने मन में। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप भी जानते हैं कि शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। 15वें की बात करें, 15वां प्रश्न आपके सामने है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा हमने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आते हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और दक्कनी, ये सब आते हैं, प्रचलित है, मतलब मुख्य रूप से ये जाने जाते हैं। तो ब्रजभाषा आपके किस में आ गया? पश्चिमी हिंदी में आ गया। तो पश्चिमी हिंदी कहाँ से है? और पश्चिमी हिंदी का मूल रूप जो है वो शोरसैनी है, तो इसलिए शोरसैनी आप टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 16वें नंबर का। क्या कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो इसको आप समझ लीजिए और अच्छे से इसको इस प्रश्न को करिए। आपके सामने ऑप्शन है ब्रज, अवधी और दक्कनी हिंदी और अपभ्रंश। तो आपको जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आपको अपभ्रंश इसमें टिक करना पड़ेगा। अगर शोरसैनी नहीं रहा तो आपको अपभ्रंश, ठीक है, शोरसैनी अपभ्रंश से। किससे? शोरसैनी अपभ्रंश से। 17वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली जो है वो शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? शोरसैनी। तो यहां तक जो है हम शोरसैनी से जितने रिलेटेड प्रश्न थे उनको देखें। बाकी अगला प्रश्न जो होगा वो आपका मागधी से होगा। किससे होगा? मागधी से। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने है कि बिहारी हिंदी का विकास, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? तो इसके लिए आप भी जानते हैं कि जो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो आपका मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी, यानी कि मगध, मगध से मागधी जो रिलेटेड है वो आप जानिएगा। और बिहारी हिंदी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। वर्तमान में यह बिहार के पटना, गया, हजारीबाग जिलों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है तो आप इसको जान लीजिए पहले। कहाँ कहाँ? पटना, बिहार के पटना, याद रखिएगा बिहार में जो पटना है, गया, फिर हजारीबाग, ये प्रमुख ऐसे जगह हैं जहाँ बोले जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है? तो मागधी से हुई है। किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे? मागधी अपभ्रंश से। याद रखिएगा कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह बिहार की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज द्वारा बसाए गए, राजा भोज द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। यह मिर्जापुर, बनारस, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर आदि स्थानों पर जो है ये बोली जाती है। बहुत लंबा सीरीज है। बाकी भोजपुरी आप ये जान लीजिए कि अपने मतलब हम बात करें अगर जैसे कि जो भी ये समझिए कि बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, आपका सारण हो गया, सारण मतलब छपरा, चंपारण हो गया, बनारस हो गया, बनारस तक की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देवरिया, गोरखपुर, आपका मऊ जो है ये सब मागधी अपभ्रंश से आते हैं। तो इसमें बहुत आप डाउट मत रखिएगा। अगर हम बात करें 20वें प्रश्न की तो दिया कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां बोलियों का विकास किससे माना गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है वो आप बता सकते हैं हम यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। देखिए पूर्वी हिंदी, समझिएगा बात को कि पूर्वी हिंदी अलग है और भोजपुरी अलग है। तो समझिएगा पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियां का विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी है। देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको अवधि मिलेगा,
यानी कि जो आप अयोध्या में जो बोला जाता है उसको अवधी बोलते हैं, बघेली, ठीक है, और देखिए छत्तीसगढ़ी। तो याद रखिएगा ये जो तीनों होते हैं ये आती है किस में, पूर्वी हिंदी में आती है। बाकी आपका भोजपुरी में पूर्वी नहीं आएगा। 21 की बात करें तो 21 जो है वो अर्धमागधी से रिलेटेड है। ये जो 20 और 21 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 20 और 21 नंबर का जो प्रश्न है ये अर्धमागधी से संबंधित है, इसलिए इसको अर्धमागधी पे ही समझिएगा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास आप अभी पढ़े हैं, आप इसको उत्तर में बताइए। अर्धमागधी से। क्या है? अर्धमागधी से। तो इस तरह ये प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। इस क्लास को भी यहीं एंड करते हैं और बाकी अगले क्लास में हम पश्चिमी हिंदी के बारे में जानेंगे, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंड, ये सारे भाषा जो है वहाँ पे सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।